नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस अर्थात एसपीएम के बारे में बात करूंगा। एसपीएम जो कि एक टेस्ट है, इसको किस तरीके से कंडक्ट करना है तथा कंडक्ट करने के बाद इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरीके से लिखना है, इसके बारे में बात आपको बताऊंगा। इसको कंडक्ट करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। आप चूँकि खुद इस टेस्ट को कर रहे हैं तो आप टेस्टर होंगे और आप जिसके ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से इसको कंडक्ट करेंगे वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले एक बुकलेट होगी। इस बुकलेट को आप अपने सब्जेक्ट को दे देंगे और उसको बता देंगे कि इस बुकलेट में 5 सेट के अंदर 60 आइटम्स हैं। हर सेट्स के बाद दूसरा सेट यानी कि ए बी सी डी ई जो सेट्स दिए गए हैं, हर सेट्स में 12 आइटम दिए गए हैं। इस तरीके से अगर आप पांचों सेट्स की बात करें तो इसमें 60 आइटम होंगे। आपको हर आइटम में एक फिगर दिया गया होगा, उसका इनकम्प्लीट पार्ट होगा। उसके लिए आपको 6 ऑप्शन दिए गए होंगे और उस 6 ऑप्शन में से कोई एक फिगर उसको कंप्लीट कर रहा होगा। आपको जो सही ऑप्शन लगे उसके ऊपर आपको ये टिक लगा देना है। इसमें बुकलेट में नहीं लगाना है। आप जो उसको रिस्पॉन्स शीट देंगे, उस रिस्पॉन्स शीट में जिस आइटम के आगे जो सही ऑप्शन लगेगा वो वहाँ पर वो लिख देगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आपको सब्जेक्ट को बता देना है। चूँकि इसमें फिगर का यूज़ किया गया है इसलिए हम इसको कल्चर फ्री टेस्ट कहते हैं। साथ ही साथ ये कल्चर फ्री टेस्ट के साथ साथ ये पावर टेस्ट भी है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो ये बुकलेट हो गई। बुकलेट के बाद जो इसमें ऑप्शन दिए गए होंगे आइटम वाइज, उसमें सही ऑप्शन किस तरीके से लगाना है वो इस तरीके से है। ये उसकी रिस्पॉन्स शीट है और रिस्पॉन्स शीट में देखिए सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई और हर सेट में 12 आइटम दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए फर्स्ट आइटम के लिए आपको लगता है कि इसका सही ऑप्शन 4 होगा, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट आपका लिख देगा और उसके बाद से फिर आप सारे भरने के बाद आप ये सीट ले लेंगे और सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे और फिर आप आंसर की से सही गलत का मिलान करेंगे। मान लीजिए अगर आपको ये लगता है कि ए का 4 सही है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगर लगता है कि बी में दूसरे में गलत लगाया है तो आप वहाँ पर कर देंगे और फिर आप लास्ट में यहाँ पर जितने सही ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर उसकी गिनती कर देंगे। इसी तरीके से बी में, सी में, डी में, ई में आपको करना होगा। तो सब्जेक्ट को जब ये सीट देंगे तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर वो अपना नाम लिख देगा, फिर प्लेस साइकोलॉजी प्रैक्टिकल लैब होगा, फिर डेट, किस डेट में आप ये सब्जेक्ट टेस्ट करवा रहे हैं, उसकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखवाना होगा और कब स्टार्ट किया था और कब टेस्ट समाप्त हुआ ये आपको लिखवाना होगा। और टेस्टेड बाई किसके द्वारा किया जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे क्योंकि आप टेस्टर हैं। इतना काम हो जाने के बाद आप सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे और फिर इसमें से आप सही गलत का निशान लगा के जो यहाँ पर होगा वो ऐड करके फिर कितना टाइम लिया गया वो यहाँ पे इससे निकाल लेंगे और टोटल कितने सही करेक्ट रिस्पांस हुए हैं और ग्रेड निकालने के लिए हमें परसेंटाइल निकालनी पड़ेगी। वो हम परसेंटाइल आपको अभी आगे बता देंगे कि किस तरीके से आप परसेंटाइल निकाल के परसेंटाइल के द्वारा उसकी ग्रेड को निर्धारित करेंगे कि वो किस ग्रेड में आता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि परसेंटाइल किस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये देखिए परसेंटाइल इधर दिया गया है और ये स्कोर दिए गए हैं। इन स्कोर्स के आधार पे यहाँ परसेंटाइल निकालना है और ये ऊपर दिया गया है कि किस एज का है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट 10 साल का है तो इसमें आपको देखना होगा कि उसका एज क्या है। उसके एज के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट अगर 20 साल का है तो 20 साल के अकॉर्डिंग तो हम एक आपको एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर
स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि 18 से 22 साल का अगर इस सब्जेक्ट है आपका तो उसको आप इसमें रखेंगे। और यहाँ परसेंटाइल दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने या सब्जेक्ट ने कितना स्कोर गेन किया है वो दिया है। और अब उसके आधार पे आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कि 39 स्कोर प्राप्त कर रहा है और आपके सब्जेक्ट की एज 21 साल है, तो इसमें आएगा और 39 का मतलब है कि उसकी परसेंटाइल 5 हो जाएगी। अगर वो 44 स्कोर पा रहा है तो उसकी परसेंटाइल 10 हो जाएगी। अगर वो 49 पा रहा है तो उसकी परसेंटाइल 25 हो जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट के इसी तरीके के स्कोर आए। हो सकता है किसी का 39 आया है, किसी का 40 आ जाए, किसी का 45 आ जाए, किसी का 56 आ जाए। तो इस आधार पे आप किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या होगा, मान लीजिए आप 39 और 44 के बीच में किसी का 40 आ गया, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सिंपल सा है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कि एक स्कोर का परसेंटाइल कितना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए परसेंटाइल में अगर हम देखें तो इसका परसेंटाइल कितना अंतर आ रहा है 5, और इन दोनों के बीच का अगर हम देखें तो स्कोर के डिफरेंस कितना आ रहा है, वो भी 5। तो एक स्कोर के लिए परसेंटाइल कितना हो जाएगा 1। अब अगर आप 40 की बात करें कि किसी का अगर स्कोर 40 है तो उसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर वो 41 का है तो उसकी परसेंटाइल हो जाएगी 7। तो इस तरीके से आप आराम से बीच में जो स्कोर्स नहीं इसमें दिए हैं अगर उनकी परसेंटाइल निकालनी है तो आप आराम से उनकी परसेंटाइल निकाल सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल लेके बताएं, जैसे मान लीजिए अब सब में एक नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि ये 49 और 54 के बीच में किसी का आ गया 51, यहाँ पर स्कोर सब्जेक्ट का है 51। अब आपको उसका परसेंटाइल निकालना है, तो सेम वही काम करेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। तो एक स्कोर के लिए परसेंटाइल कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब चूँकि 51 का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे 49 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10। तो अब हमें 51 का अगर परसेंटाइल निकालना है तो हम 25 में 10 ऐड कर देंगे, हमारा परसेंटाइल 51 का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिसका भी परसेंटाइल निकालना हो आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर पर्सनली आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से उस स्कोर का परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो आप परसेंटाइल निकालेंगे, जब परसेंटाइल निकाल लेंगे तो उसके बाद से फिर आपको ग्रेड निकालना होगा। और ग्रेड कैसे निकलेगा, ग्रेड ए, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअली सुपीरियर इफ़ अ स्कोर लाई एट और एबव द 95th परसेंटाइल फॉर पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप। अगर उस एज ग्रुप में अगर उसका 95 परसेंटाइल आ रहा है तो हम उसे ग्रेड 1 में रखेंगे। तो 95 के अबव है तो उसका ग्रेड 1 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। फिर ग्रेड 2 के लिए क्या बताया गया है, ग्रेड 2 के लिए देखिए इफ़ अ स्कोर लाई एट above the 75 percentile it may be then second plus if it lies at or above the 90th परसेंटाइल। अर्थात अगर 90 से एबव है तब उसका क्या हो जाएगा सेकेंड प्लस, और 70 से 90 के बीच में है तो वो ग्रेड सेकेंड रहेगा। ठीक है, 95 है अगर तो ग्रेड 1, 90 से 95 के बीच में है तो ग्रेड सेकेंड प्लस होगा, और 75 से 90 के बीच में है तो ग्रेड 2 होगा। इसी तरीके से ग्रेड 3 का होगा कि अगर वो 25 से
एबव है और 75 के बीच में है तो उसका ग्रेड 3 होगा। फिर उसमें भी इसी तरीके से हो जाएगा कि ग्रेड 3+ या 3- किस तरीके से होगा। अगर वो 50 के ऊपर है तो 3+ होगा और 50 के नीचे है 25 के बीच में तो उसका 3- होगा। फिर इसी तरीके से ग्रेड 4 और ग्रेड 5 निर्धारित किया जाएगा, जो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आप इसको आराम से देख सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका परसेंटाइल निकाल लीजिए। अब इतना करने के बाद आपका काम हो गया। अब आप इसके लिए एक फ़ाइल अपनी कंप्लीट करेंगे। आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस तरीके से आपने काम किया है। तो अब इसके लिए आपको 2 पार्ट में लिखना होगा। पहले हमने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो ये एक मैंने हिंदी की डेमो फाइल ली है और आपको समझाने का प्रयास किया है। ये आइडियल नहीं है, आप इसको देख के समझ सकते हैं और आप इससे अपना एक आइडिया लेके आप इससे बेहतर फाइल बना सकते हैं। तो परीक्षण संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर बुद्धि परीक्षण है और उसका सैद्धांतिक पक्ष। तो इसके बारे में बुद्धि से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है सब आप यहाँ पर दे सकते हैं। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। फिर इसकी परिभाषा दी गई है, कई परिभाषाएं दी गई हैं। बिने के अनुसार दिया गया है, वेस्लर के अनुसार दिया गया है। वेस्लर के अनुसार परिभाषा दी गई, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। फिर थॉर्नडाइक की है, तो वेस्लर की काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको आनी भी चाहिए क्योंकि वाइवा में इससे पूछा भी जाता है कि कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आप बताइए, और इसके साथ साथ आपको 1-2 डेफिनेशंस और भी आनी चाहिए। फिर उसके बाद से बुद्धि के जो थ्योरीज़ हैं वो बताई गई हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। फिर बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, फिर बुद्धि के प्रकार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या है इसके बारे में बताया गया है, और जो ये टाइप्स हैं ये E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसमें कौन कौन से आएंगे ये पूरी चीज़ बताई गई है। फिर अमूर्त बुद्धि में क्या है ये बताया गया है। फिर सामाजिक बुद्धि क्या है ये इसमें पूरा बताया गया है, ठीक है। और या फिर यहाँ पर समराइज़ किया गया कि मूर्त बुद्धि में कौन से आएंगे, अमूर्त बुद्धि में कौन से आएंगे और सामाजिक बुद्धि में कौन से आएंगे। ये आपको कोई भी बुक आप साइकोलॉजी की देखें उस पर आराम से आप लिख सकते हैं। फिर बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फिर बिने का एक कारक सिद्धांत बताया गया है। फिर स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बताया गया है, 2 फैक्टर थ्योरी, G/S फैक्टर जिसमें बात कही गई है फिगर के द्वारा। फिर SPM का पूरा ये 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में विस्तार से बताया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत ये बताया गया है, पूरा इसको बताया गया है। फिर उसी का डिटेल है। फिर गिलफर्ड का 3B में सिद्धांत ये बताया गया है, भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पूरा इसमें जो 3 है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, अर्थात कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, इसको पूरा डिटेल में उसका फिगर के साथ समझाया गया है। ये देखिए ये पूरा फिगर है इसका, ये किस तरीके से 3B में सिद्धांत बनाया गया है। फिर बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं वो बताया गया है। बुद्धि परीक्षण का इतिहास सबसे पहले बिने ने बनाया था 1905 में। फिर बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी ये बताया गया है। बुद्धि की माप, पहले बुद्धि, फिर बुद्धि लब्धि किस तरीके से हुआ, फिर 1905 में ये जो किया गया था ये बताया गया है।
ये सारी चीज़ें। फिर बुद्धि परीक्षण के प्रकार, क्रियान्वयन के आधार पे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये है। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये डिटेल में बताया गया। फिर एकांशों के स्वरूप के आधार पर फिर इसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और आभाषाई बुद्धि परीक्षण, फिर इनको डिटेल में बताया गया है। फिर मानसिक आयु क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है, और बुद्धि लब्धि क्या है, इसका फार्मूला क्या है वो आपको बताया गया है। फिर उसका बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। फिर जो आपका जेसी रेवेंस का जो एसपीएम प्रैक्टिकल है उसके बारे में बताया गया है कि क्या है, किस तरीके से इसको करना है, कौन कौन से उनके रेवेंस के भी 3 हैं। एक है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, दूसरा है रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और तीसरा है उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, अर्थात इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो एसपीएम, सीपीएम एंड एपीएम। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में, फिर उसकी विश्वसनीयता और वैधता, और फिर उसके बाद से आएगा आपका क्रियात्मक पक्ष। अब क्रियात्मक पक्ष में सबसे ऊपर लिखा जाएगा परीक्षण का नाम। परीक्षण का नाम क्या है? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। निर्माणकर्ता का नाम जेसी रेवन। उद्देश्य में विषय की मानसिक योग्यता का परीक्षण करना। फिर विषय का विवरण, विषय के विवरण में नाम, जो सब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर आयु, क्या उसकी एज है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर लिंग, जो उसका लिंग है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता क्या है? तो इसमें जो एसपीएम है इसमें हाई स्कूल लेवल के बच्चों को लिया जाता है, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल क्लास 9th 8th 6th 7th हो सकता है। और कभी कभी आप अगर बीएड के हैं, बीएलएड के हैं, तो आपको अपने एक साथी ग्रुप के ऊपर, साथी बच्चे के ऊपर करने को कर दिया जाता है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं बीएड अध्ययनरत या बीएलएड अध्ययनरत, तो आप यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हैं। फिर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तो यहाँ पर सामान्य लिखा जाएगा। नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर एबनॉर्मल हम बच्चे के ऊपर ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। उस प्रैक्टिकल को करने के लिए ज़रूरी है कि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य हो, वो बच्चा नॉर्मल हो। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत लिख गया, यहाँ पर प्रयोगकर्ता नहीं होगा, यहाँ पर होगा परीक्षणकर्ता का परिचय। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोगकर्ता, और अगर आप परीक्षण कर रहे हैं तो परीक्षण। तो देखिए परीक्षण है तो यहाँ पर परीक्षणकर्ता लिखा जाएगा। तो परीक्षणकर्ता के में नाम क्या लिखा जाएगा? जो आप कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर परीक्षणकर्ता का नाम लिखा जाएगा। शैक्षिक योग्यता, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड अध्ययनरत, अगर आप बीएलएड के बच्चे हैं तो आप बीएलएड अध्ययनरत यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद से आ जाएगा आपका पूरा डिटेल, दिनांक, दिन, समय, स्थान। तो स्थान में आप साइकोलॉजी लैब में ही करेंगे तो साइकोलॉजी लैब लिख देंगे। फिर आवश्यक उपकरण, रेवन की परीक्षण पुस्तिका, नियमावली यानी कि मैनुअल, फिर रिकॉर्ड फॉर्म, पेन पेंसिल, प्रतिशत स्कोरिंग टेबल, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। फिर प्रारंभिक तैयारी, प्रारंभिक तैयारी में आपको एक चीज़ समझा दें आपको कि प्रारंभिक तैयारी जब आप लिखेंगे तो इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे, और जो चीज़ें आपको इस टेस्ट को करने के लिए, इस परीक्षण को करने के लिए ज़रूरी हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा गया, सर्वप्रथम परीक्षण कक्ष में उचित बिजली तथा वायु के आवागमन की व्यवस्था की गई। अब बिजली अगर नहीं होगा, अंधकार हो जाएगा, तो बच्चे को कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी, तो वो दिक्कत हो सकती है। हवा नहीं आएगी, गर्मी नहीं होगी बहुत, तो वहाँ समस्या होगी, तो उस चीज़ की व्यवस्था आपको पहले से करनी होगी। फिर उसके बाद से लिखा गया है, प्रयोगशाला में बाह्य हस्तक्षेप करने वाले कारकों को नियंत्रित करना। बाहर बहुत आवाज़ आ रही है या कोई आके डिस्टर्ब करने लगे तो उस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करना है, तो इसकी व्यवस्था की गई है। जो सब्जेक्ट है उनको दूर दूर बैठाया जाए ताकि चीटिंग ना कर सकें या एक दूसरे से बात ना करें, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे। और भी चीज़ें हैं जो आप बुकलेट देने जा रहे हैं, बुकलेट को ठीक ढंग से देख लें कि उसमें कहीं कोई मिसप्रिंट नहीं है, कोई पेज गायब नहीं है। जो आप उनका प्रैक्टिकल करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप ये देख लें कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ तो
नहीं है, अगर वो थका होगा तब भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और रिज़ल्ट उससे प्रभावित होगा। फिर निर्देश में जो आपको निर्देश देने हैं वो आप पूरा निर्देश इसमें दे दें, जिससे कि आपका सब्जेक्ट उस टेस्ट को खूब अच्छे ढंग से कर सके। आप अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से निर्देश दीजिए कि वो अच्छे से कर सके और वही चीज़ आपको इसमें लिखनी है और इस तरीके से उसको निर्देश देना है कि वो पूरी तरीके से आपके ऊपर फेथ करे, आपके साथ एक फ्रेंडली हो जाए, ताकि कोई भी चीज़ करने में घबराए नहीं और आप उसको बिल्कुल इंश्योर कर दीजिए कि इस रिज़ल्ट को कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, जिससे कि उसके अंदर जो घबराहट है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर प्रक्रिया में या प्रोसीजर में सारी वो चीज़ें कि जो आप स्टार्टिंग से लेके अब तक किए हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है कि आपने किस तरीके से सब्जेक्ट को सारी निर्देश समझा के बुकलेट दी और बुकलेट देने के बाद आपने उसको करने के लिए कहा और उसने करने के बाद पूरा आइटम अटेम्प्ट करने के बाद आपको उसने रिस्पॉन्स शीट दे दी और आपने उसको सहयोग के लिए थैंक्स कहा और फिर आपने उसके परसेंटाइल निकाल कर उसकी ग्रेड निर्धारित की। वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है। फिर जो आपने सीट उससे भरवाई है वो आपको यहाँ पर बीच में लगा देना होगा और इसमें देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ए में इसने ये लगाया है सब्जेक्ट ने, और उसका जो सही है उसके आगे सही का निशान यहाँ पर लगा दिया गया है। और इस तरीके से पहले वाले में 12 सही है, दूसरे में 12, तीसरे में 11, चौथे में 11 और पाँचवें में 8, तो वहाँ पर टोटल करके 54 लिख दिया गया है और यहाँ पर आपका नाम लिख दिया जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रहेगा। और इसके आधार पे फिर इसका परसेंटाइल निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर फिर उसके अनुसार टेबल बनाई गई है और चूँकि इसका 54 है तो 54 के हिसाब से परसेंटाइल आपकी आ जाती है 50। तो इसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 54 स्कोर आया, उसकी परसेंटाइल 50 है। अगर इन केस मान लीजिए इसका 53 होता तो फिर हमें करने की ज़रूरत होती और फिर हम 53 का 45 किस तरीके से निकालते वो हमने आपको बता दिया कि वो कैलकुलेशन के द्वारा आप निकाल सकते थे। हालांकि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका 54 स्कोर आया है और 54 का 50 परसेंटाइल आराम से निकल गया है। फिर उसके आधार पे हमने ग्रेड निर्धारित करवा दी कि उसका ग्रेड क्या होगा। के बीच है तो औसत बुद्धि का होगा। ठीक, पूरे उस जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस तरीके से होगा वो आप उसके कर लेंगे और फिर उसके बाद से आप इसका ग्रेड आपने बताने के बाद फिर आप परिणाम में बताएंगे कि औसत बुद्धि का बच्चा है। और फिर उसके बाद से परिणामों की व्याख्या सेट के अनुसार सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई और फिर उसके बाद से निष्कर्ष, और निष्कर्ष में कि वो औसत बुद्धि का है और इसके द्वारा आप उसको किस ग्रेडिंग में रखेंगे ये आपने निकाल लिया। उसके बाद से आएगा इसका शैक्षिक निहितार्थ या शैक्षिक महत्व। तो इसमें जो है वो आप बताएंगे कि अगर कमज़ोर दिमाग के बच्चे हैं तो उनका पता लगाने में शैक्षिक प्रणाली में इनकी क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें आप इसको इसमें कर देंगे। और फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आएगा संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ में जिन जिन बुक्स की आपने हेल्प ली है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये एक हिंदी मीडियम की फ़ाइल मैंने लेकर आपको समझाने की कोशिश किया है कि आप इस तरीके से SPM की प्रैक्टिकल फ़ाइल को आप कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा और आप जब SPM का प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अच्छे से उसको कंडक्ट भी कर लेंगे और उसकी फाइलिंग भी अच्छे से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।